हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो ब्रूनर का जो अगली कड़ी है, अभी तक हम लोगों ने ब्रूनर का जो स्तर थे जो उसके बारे में जाने थे। आज हम लोग ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे कि जो सिद्धांत के अंतर्गत कुछ उसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उस महत्वपूर्ण पॉइंट को हम जानेंगे। तो आज जैसे जैसे ये सिद्धांत खत्म होगा, ये सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, ये अन्य स्टेट के लिए, टेट के लिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप हमारी क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी वीडियो जिस हमारे चैनल से रिलीज होगी वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और आप कहीं भी रहें, आप लोग ये थोड़े से बहानेबाजी कर रहे हैं कि हम मार्केट चले गए थे, हम यहाँ चले गए थे, मोबाइल आपके साथ ही रह रहा है ना, तो उस वक्त भी आप मोबाइल खोल के देख सकते हैं। आप उस वक्त भी मोबाइल यूज करके हमसे उस सब वक्त भी जुड़ सकते हैं। ये बहानेबाजी मत करिए कि आप हमेशा बिस्तर पे रहेंगे तो भी मोबाइल खोलेंगे। बहानेबाजी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जिसने भी बहाना किया वो पीछे रहा। आप मार्केट गए हैं, मार्केट में 10 मिनट समय लेके उस वीडियो को देखिए कि हमसे लाइव आप जुड़िए, जहाँ है जैसे हैं। इसीलिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है, नहीं तो क्लास में नहीं बुला के पढ़ाया जाता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का माध्यम यही है कि आप खेत में खड़े हैं, आप मंदिर के पास खड़े हैं, आप मार्केट में हैं, आप अपना उचित स्थान देख के हमसे लाइव सीधा जुड़ जाइए। तो अब बात करते हैं हम अपने सिद्धांत की। जो हमारा सिद्धांत का नाम है ब्रूनर का सिद्धांत, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ब्रूनर के जो सिद्धांत हैं, तो ब्रूनर के सिद्धांत के कई नाम दिए गए हैं। ब्रूनर का जो ऊपर सिद्धांत दिखाई दे रहा है आपको, उसके कई नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं भाई? इसको उपनाम कह सकते हैं, उपनाम। इसको कह सकते हैं अन्वेषण या खोज का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का एक ये भी नाम है। ये आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञान का सिद्धांत, यानी इनके जो जेम्स ब्रूनर हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांतों के उपनाम भी हैं। इन उपनामों को आप जान लीजिए कि इनको अन्वेषण या खोज का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे कि जेम्स ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसके कुछ नाम बताइए, चाहे इनमें से ही कोई एक नाम दे दिया रहे, आप तो कहेंगे कि नहीं सर, हम तो बस उनका संज्ञानात्मक सिद्धांत जानते हैं, या हम इसमें से बस अन्वेषण का सिद्धांत जानते हैं, चाहे हम बस आधुनिक सिद्धांत या निर्मितवाद बस जानते हैं। इसमें से क्या हम नहीं जानते हैं वो आप जान लीजिए। इसमें से चारों सिद्धांतों को एक बार, इनके सिद्धांत का जो उपनाम है एक बार ध्यान से देख लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर जो नहीं कॉपी में नोट डाउन, कहीं मार्केट में आप लोग फिलहाल वर्तमान समय में खड़े हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। घर पहुंचने के बाद इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो ये जेम्स ब्रूनर हैं, बॉन्ड महोदय हैं, इनके सिद्धांत जो हैं ये उनके ये उपनाम हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनकी एक बुक आई थी, बुक जानते हैं, किताब। उस बुक का नाम बता दीजिए। एग्जाम में अक्सर बुक पूछा जा रहा है, अब तो नई परिपाटी चल रही है ना, बुक का नाम भी पूछ दे रहा है। तो इनके बुक का नाम बता दिए, जल्दी बताइए। इनके जो जेम्स ब्रूनर वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनकी एक बुक आई है, उस बुक का नाम बता दीजिए। बहुत चर्चित बुक है। उसी चर्चित बुक के अंतर्गत ये सारे जो सिद्धांत है ना, वो सारे सिद्धांत उस बुक को जब पढ़ेंगे तो उसमें ये बुक में के अंतर्गत वो सिद्धांत मिल जाएंगे। वो ये सारे सिद्धांत जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा वो बुक के अंतर्गत मिल जाएंगे। उस बुक का नाम बता दीजिए जिसको जेम्स ब्रूनर ने खुद लिखा है। द रेलीवेंस
ऑफ एजुकेशन, द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन। द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन से क्या आप समझ रहे हैं भाई? द रेलिवेंस मतलब ये कहता है, इस किताब की जो अगर हिंदी रूप में देखा जाए तो ये कहता है किस प्रकार की हमारी संबद्धता जो है, किस प्रकार की संबद्धता जो है हमारी शिक्षा के साथ है। अगर हमारी जो संबद्धता किताब के साथ किस तरह से है, चाहे लोगों के साथ किस तरह से है, तो इसमें ये बुक के बारे में बताया गया है कि जिसका नाम है द रेलिवेंस ऑफ बुक। इसको लिखा कि किसने है? जेम्स ब्रूनर ने, किसी और ने नहीं, जेम्स ब्रूनर की ये किताब है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं हम इनके सिद्धांत की, एक एक सिद्धांत की। एक एक सिद्धांत को हम बताते चल रहे हैं जिससे आप एग्जाम में, कोई भी एग्जाम A to Z, चैनल ही हमारा A to Z है, तो भाई एग्जाम भी कोई हो, साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो A to Z, आप उसमें कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं ब्रूनर का सिद्धांत। अब ब्रूनर के सिद्धांत में क्या पहला हेडिंग रखे ले भाई? क्या रख ले आप बताइए? एक बार मुझे एक कमेंट के माध्यम से बताइए सबसे पहले मैं क्या नाम रखूं। आप अगर जो ऑर्डर में होगा आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी बताइए, लेकिन कोई एक सिद्धांत जरूर बताइए। कोई ना कोई एक सिद्धांत बताइए इनका। ऑर्डर की कोई बात नहीं, आप ऑर्डर आगे पीछे करके बता दीजिए, लेकिन कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए। विषय संरचना, विषय संरचना, इनके ये पहले जो सिद्धांत हैं इसमें ये विषय संरचना की बात कही जा रही है कि किस किस प्रकार के लिए किस किस तरह के विषय रखे जाएं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? विषय संरचना से आप कभी पढ़े हैं, जाने हैं, समझे हैं तो बता दीजिए, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूं। कमेंट के अंदर जल्दी बताइए। विषय संरचना के अंतर्गत जेम्स ब्रूनर ये कहते हैं कि अभी तक बहुत सारे विषयों का इजाद हुआ है, बहुत सारे विषय पढ़ाए गए होंगे, बहुत सारे विषय आपको बताए गए होंगे, लेकिन उन विषयों को बताने के लिए एक विशेष संप्रत्यय नियम, प्रविधियां होनी चाहिए। एक कहते हैं कि जो हमारा विषय संरचना है इसको बहुत सारे आपने विषयों को पढ़ा होगा, बहुत सारे विषयों को समझा होगा, बहुत सारे विषयों को जाना होगा, तो उसके लिए हमको जानने के लिए, समझने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है भाई? तो हमको एक विशेष प्रकार का कॉन्सेप्ट बनाना होगा, विशेष प्रकार का रूल बनाना होगा, विशेष प्रकार की टेक्निक अपनानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें इसमें कही जा रही है कि विशेष संरचना, हम उस सब्जेक्ट को कैसे खास बना देते हैं। जैसे साइकोलॉजी हम भी पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होंगे, तो लोग साइकोलॉजी को किस किस रूप में बता रहे हैं, हम किसी अन्य माध्यम से बता रहे हैं, कोई और पढ़ा रहा होगा किसी अन्य तरीके से बता रहा होगा। यानी आप इसका प्रयोग कक्षा कक्ष में देखते होंगे कि शिक्षक होता है, कक्षा कक्ष में शिक्षक होता है, और कक्षा कक्ष में जब शिक्षक होता है तो वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होता है, और जो अपने सब्जेक्ट को, मान लीजिए हिंदी का शिक्षक है, हिंदी पढ़ा रहा है, तो हिंदी को पढ़ाने का जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, उसके नियम है, प्रविधियां हैं, इसको वो कितने बेहतर ढंग से, कितने अलग तरीके से, कितने नए प्रकार से, कितने विशेष ढंग से वो बताता है, वो उसकी विषय संरचना है, वो विषय पे उसकी पकड़ है, विषय के लिए उसका कौशल है कि वो उसी सब्जेक्ट को, कोई और टीचर आएगा हिंदी पढ़ाएगा, वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा, वो उसका कौशल होगा। यानी एक ही सब्जेक्ट को 10 लोग पढ़ाते हैं, सब कुछ विधियां, प्रविधियां, संप्रत्यय सब एक होते हैं, लेकिन कहने का तरीका, समझाने का तरीका, बोलने का तरीका, बहुत सारी चीजें उसमें बिल्कुल अलग होती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कोई बालक उनकी बात को अच्छे समझता है, कोई बालक उनकी बात को अच्छे समझता है। तो वही कहता है
कि जो विषय संरचना होती है वो विशेष प्रकार की होती है और हम अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। कितनी व्याख्या को हम प्रभावशाली बनाते हैं वो विषय संरचना के अनुरूप हम वो कार्य कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि इसमें सर ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही। एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं उस कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको जवाब दे दूंगा कि ये चीज़ें किसको किसको समझ में नहीं आया। कि उदाहरण भी मैंने बताया कि एक शिक्षक होता है, अपने सब्जेक्ट को पढ़ाता है और वो सब्जेक्ट जैसे हिंदी का ही हो तो वही सब्जेक्ट कोई और हिंदी का टीचर पढ़ाएगा, लेकिन उसमें अंतर क्या होगा, वो अपने विशेष प्रविधियों को, टेक्निक जिसको कहते हैं, विशेष नियमों को, यानी बोलने का तरीका, व्याख्या करने का तरीका, कॉन्सेप्ट, वो किस तरह से कोई ट्रिक के माध्यम से पढ़ाता है, कोई विशेष तरीके से पढ़ाता है, कोई उसको एकदम शार्ट तरीके से पढ़ाता है। तो अपनी अपनी चीजों को व्याख्या कैसे कर सकता है वो विषय संरचना के अंतर्गत आता है। अब दूसरा आता है अन्वेषणात्मक अधिगम। अन्वेषणात्मक अधिगम, इसको क्या कहते हैं भाई? अन्वेषणात्मक अधिगम को क्या कहते हैं? इसको कहते ही हैं खोज। इसको कहते ही हैं खोज। इसमें बालक क्या करता है? खुद खोज करता है। किसी समस्या के लिए, समाधान के लिए वो खुद खोज करता है। कोई समस्या बालक के सामने आती है, उस समस्या को हल वो करता है। ठीक, उस समस्या के लिए विशेष प्रकार की वो तकनीक अपनाता है। जिस प्रकार से उस समस्या को हल कर सकता है उस प्रकार की वो प्रविधि लगा सकता है। अपनी समस्या को वो चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा वो अपनी समस्याओं को, अपने कोई अन्य कार्य होते हैं जैसे पढ़ाई हमको पढ़नी है तो वो अपनी प्रविधियां बना लेता है, अपने नियम बना लेता है कि हमको कैसे कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए वो खोज करता है कि भाई सुबह में हम पढ़ेंगे मॉर्निंग के टाइम, तो रात की अपेक्षा क्या होती है, हमको मॉर्निंग में थोड़ा बेहतर समझ में आता है। तो वो उसके खोज है कि वो कैसे समझता है। किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए वो बार बार खोज करता है। कहा जाता है कि किसी भी अध्ययन के लिए, किसी भी पढ़ाई के अध्ययन के लिए ये विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। यानी कक्षा में पाठ अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण, ये कक्षा में पाठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है? आगमनात्मक, आगमनात्मक ज्यादा प्रयोग होता है। आगमनात्मक क्या होता है भाई? उदाहरण से नियम तक, उदाहरण से नियम तक। ये आगमनात्मक यही होता है कि उदाहरण से नियम तक की तकनीक इसमें प्रयोग होता है। क्यों भाई इस तरह की तकनीक इसमें प्रयोग होता है? क्योंकि इसमें जो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। यानी सीखा ज्ञान अस्थायी। कैसे भाई? कोई काम आप खुद करते हैं तो आपको उसके बारे में पता रहता है ना कि ये काम मैंने किया। जैसे मोबाइल चलाना आप जानते हैं तो बहुत सारे सेटिंग को आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे मोबाइल को सेट कर देते हैं। अगर कोई फोन पे आपको वो चीज़ें बताए कि ऐसे 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 कर लेना, तो क्या वो चीज़ें आपको उतने अच्छे से समझ में आएंगी? बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप उसकी खोज करते हैं कि ये सेटिंग बनी है तो कैसे कैसे बनी, आप खोज करके उस चीज़ को करते हैं और उस मोबाइल की सेटिंग आप उस तरह से अस्थायी रूप से कर लेते हैं, तो आपको पता हो जाता है कि ये चीज़ें इस तरह की सेटिंग करते हैं और आप ज्ञान को अस्थायी रूप से बना लेते हैं। यानी आप कभी भी उस मोबाइल को एक बार खोलेंगे, देखेंगे, उस मोबाइल को सेट कर देंगे। किसी और का भी मोबाइल उस तरह से होगा तो आप उसकी सेटिंग के माध्यम से काम कर ले जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि खोज, पहले मोबाइल में देखिए कि क्या समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप देख रहे हैं, कुछ वर्क करना बंद कर देते हैं तो उसमें डेली, एवर, नेट ऐसे करके आता है ना, तो उसमें क्या होता है, आप उसकी सेटिंग के माध्यम से उसको ठीक करते हैं। अब एक बार जब सेटिंग हो जाती है फिर उस तरह की समस्या आती है तो क्या करते हैं आप फिर, क्योंकि आप वो चीज़ें सीख चुके हैं, वो ज्ञान आपके लिए अस्थायी हो गया है, इसलिए उसको फिर दोबारा आसानी से कर लेते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है अन्वेषणात्मक अधिगम। अन्वेषणात्मक अधिगम। अब बात करते हैं तीसरे का, संबद्धता का महत्व। ये संबद्धता क्या होती है भाई? ये संबद्धता शब्द जो है
ये चीज़ें आप देखे होंगे कि जो पावलो का नियम है, पावलो उसमें ये संबद्धता ज़्यादा प्रयोग हुआ होगा। संबद्धता, पावलो का नियम जो होगा ये ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो ये संबद्धता यहाँ पे क्यों महत्वता बता रहा है? संबद्धता क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा पाठ, कौन सी विषय वस्तु, कौन से आपके जो वर्ग होता है कि हमको आर्ट लेना है, हमको साइंस लेना है, आपके विषय के साथ कितनी बढ़िया ट्यूनिंग है। यानी जो व्यक्ति आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसके साथ संबंध बनाएंगे, वो आपके लिए ज्ञान उपयोगी होगा। यानी आज हम इंटर बायो से कर रहे हैं तो इसका भविष्य क्या दिखाई दे रहा है कि हम डॉक्टर बनना है। पहले ही मैंने विचार किया, मेरा लक्ष्य है, मेरा गोल है, मेरा उद्देश्य है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसके लिए हमको किसकी पढ़ाई करनी होगी? भाई बायो सेक्शन से ही तो पढ़ के जाना है कि मैथ वाले सेक्शन से पढ़ के जाना है? इंटर हमको किससे करना है भाई? इंटर बायो से कि मैथ? हमको डॉक्टर बनना है, बायो ही सेक्शन चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, हमने लक्ष्य बनाया। तो आप देखते हैं कि बायो का जो संबंध है डॉक्टर बनने से है। हमने डॉक्टर का जो लक्ष्य बना लिया है तो उसके लिए भविष्य में उसकी क्या उपयोगिता है? डॉक्टर हमको बनना है। तो बीज का जो प्रोसेस है इससे हमारा भविष्य तय होता है कि हमको डॉक्टर बनना है। तो ये आगे पढ़ाई हमको करनी है, ये चीज़ों से हम बढ़ सकते हैं। तो इसमें कहता है कि इसमें दो चीजें विशेष रूप से मायने रखती हैं। एक कहता है सामाजिक संबद्धता और एक है व्यक्तिगत संबद्धता। इन दोनों का रुझान कहाँ होता है? भविष्य से इन दोनों का संबंध होता है। भविष्य से इन दोनों का संबंध होता है। क्यों होता है भाई? ये कहता है कि हमको ये नहीं कि हम डॉक्टर बन गए तो सिर्फ अपने लिए नहीं, हमको डॉक्टर बनेंगे तो हम समाज के लिए सेवा करेंगे, समाज से हमारी उस चीज की पूर्ति होगी। हमसे समाज को बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी कि हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर हैं तो बहुत सारे लोगों का इलाज करेंगे। इसीलिए देखिए संबद्धता का महत्व, वहाँ पे महत्व आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर बनने के बाद बहुत सारे लोगों को रुझान रहता है कि भाई ये चीज़ें डॉक्टर अगर बन जाएगा तो हमारे लिए ये लाभदायक होगा, हमारा इलाज हो जाएगा, बहुत अच्छे से सुन लेगा, हमारी बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी ने लक्ष्य बनाया IAS तो बहुत सारे समाज की बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे अनैतिक कार्य होते हैं, उस पर ये DM बनेगा, इसका व्यक्तित्व तो इतना अच्छा है। देखिए व्यक्तित्व संबद्धता इतना अच्छा है कि ये जान रहे हैं कि अगर ये DM बना तो इस तरह के ये कार्यों को, जो अनैतिक कार्य हैं उनको ये समाप्त कर देगा और जो नैतिक कार्य है उनको ये विशेष रूप से प्रोत्साहन देगा। तो इनका ये क्या हो रहा है? ये कयास है, रुझान है कि ये भविष्य से इन दोनों का संबंध बेहतर से बेहतर होगा। किस माध्यम से? अगर कहा जाता है इस वाले संबंध की महत्ता में कि व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं, व्यक्तिगत जो महत्ता होती है, कुछ पल के लिए इसको त्याग दी जाती है, कुछ पल के लिए इसको हटा दी जाती है, वहां पे सामाजिक संबद्धता यानी सामाजिक महत्व को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। भाई व्यक्तिगत संबद्धता को कुछ देर के लिए हटा दिया जाए, अगर इन दोनों में से एक कोई चुनना हो तो हम सामाजिक संबद्धता को चुनेंगे। ठीक, अब बात करते हैं अगले वाले की, अधिगम की तत्परता को आपने कहां से सुना है? थार्नडाइक के नियम में। थार्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं? तो 3 हैं, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। ये वही तत्परता है। और थार्नडाइक के बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए साइकोलॉजी के, वहां पे थार्नडाइक की विशेष कक्षाएं ही थार्नडाइक के लिए संचालित हैं। तो यहाँ पे अधिगम की तत्परता से क्या आशय आप समझते हैं कि जो विद्यार्थी जो बनना चाहता है उसके अनुसार, उसको प्रत्येक वर्ग के अनुसार उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे हमको पढ़ने का मन कर रहा है BA, तो हमने क्या किया?
बीए पढ़ लिया, हमको पढ़ने का मन किया बीएससी, हमने क्या किया, उसके लिए तत्पर हुए, हमने बीएससी कर लिया। यानी जो हमारे स्तर होते हैं उसके अनुसार हम चुनते हैं। हम बहुत तेज हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, तो वो स्तर हमारा क्या होगा, अधिगम की तत्परता क्या होगी हमारे, उसके अनुसार होगी। यानी हमको बीएससी कर लेना चाहिए। हमारा माइंड थोड़ा सा कम जानेंगे, हमको लगता है कि बीए करना चाहिए। अपने आयु के, अपनी परिपक्वता के, अपनी क्षमता के अनुसार हम सब्जेक्ट को चुनते हैं, अधिगम की तत्परता को चुनते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग वर्ग का विधान गया है। यानी प्रत्येक वर्ग के लिए विषय का चुनाव, विषय का चयन लिख लीजिए, विषय का चयन। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, मतलब इस तरह की चीज़ों का आप सिलेक्शन करते हैं। किसके अनुसार, अपने अधिगम की तत्परता। आप जिसमें विशेष रुचि लेते हैं, जिसमें विशेष कार्य करते हैं, जिसमें आपकी विशेष क्षमता होती है, आप उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। जो आपको पसंद आ रहा है वही कार्य कर रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है वो कार्य नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमको बीए करके ऐसे काम करना चाहिए, आपने बीए की पढ़ाई चुन ली। इसी तरह आप किसी भी, आपको डिप्लोमा पसंद है आप डिप्लोमा चले गए, आपको पॉलिटेक्निक पसंद है पॉलिटेक्निक चले गए। इसी तरह अनेक ट्रेड हैं, बहुत सारे ट्रेड हैं। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यही बस तीनों सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं, बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे फील्ड हैं। आप उन सब फील्डों को अपने अपने महत्व के अनुसार, अपनी तत्परता के अनुसार, अपनी भविष्य के अनुसार उसका आप सीखने की कोशिश करते हैं, सीखने की क्षमता विकसित करते हैं, जो सीखने के कार्यों को आपको प्रोत्साहित करता है, जो आपके सीखने के कार्यों में तत्परता लाता है। आपको जो चीजें बननी होती हैं आप अपने विषय के अनुसार चुनते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले नियम की। विद्यार्थी की स्वसक्रियता, अगला पॉइंट है आपका। विद्यार्थी की स्वसक्रियता, भाई इसमें क्या कह रहा है, विद्यार्थी की स्वसक्रियता के अंतर्गत क्या समझते हैं, स्व मीन्स क्या समझते हैं, स्व मतलब स्वयं। इसमें कहा जाता है अगर विद्यार्थी सक्रिय होकर किसी भी कार्य को सीखता है उसके लिए वो कार्य बहुत आसान हो जाता है। विद्यार्थी क्या करता है, इसमें खुद पार्टिसिपेट करता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बात हो, कोई भी लक्षणा हो, उसमें क्या करता है वो विद्यार्थी खुद पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट किस रूप में, एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में, सक्रिय प्रतिभागी के रूप में। अगर वो सक्रिय प्रतिभागी के रूप में कार्य करेगा तो वो क्या होगा, वो बहुत तेजी के साथ सीखेगा। जिस कार्य में जो विद्यार्थी जितना इन्वॉल्व रहेगा, जितना सक्रिय रहेगा, वो उस कार्य को उतना तेजी से सीखेगा। मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, आप साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं, बार बार सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लास से जुड़े रहेंगे और मैं वो चीज़ें बताता रहूँगा। तो आप अगर सक्रिय हैं, आप यहाँ हैं और मेरी क्लास में ही हैं, ठीक, यहाँ खड़े हो के, बैठ के, लेट के इस क्लास से बाहर हैं, लेकिन आपका मोबाइल बस ऑन है, तो वो आप सक्रिय नहीं है। अगर साइकोलॉजी यहाँ पढ़ने आए हैं, सक्रिय रूप से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उसी रूप में सीख रहे हैं और अपने हिसाब से भी उसमें अपना जोड़ तोड़ कर रहे हैं, तो आप मान सकते हैं पूरी तरह सक्रिय हैं। आप साइकोलॉजी के प्रति कितने गंभीर हैं, साइकोलॉजी सीखने के प्रति कितने गंभीर हैं, आप सीखना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, इसके लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा, हमारे क्लास के साथ पार्टिसिपेट करना होगा। हम कहते हैं कमेंट के माध्यम से बताओ, तो सारे लोग कमेंट के माध्यम से ही बताएं। क्यों प्रदीप जी, शशि जी, बताइए सही कह रहे हैं कि गलत। तो जितने लोग हैं, विद्यार्थी की जो स्वसक्रियता है, ये इसमें पार्टिसिपेट सक्रिय रूप से होकर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं,
तो उस कमेंट को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं और अपनी ऊर्जा समझते हैं और ऊर्जा के साथ आप लोगों के सामने हमेशा आते हैं। तो हम भी इस रूप में क्या हुए, सक्रिय रूप से आपसे जुड़े होते हैं। आपके कमेंट ही हमारी ऊर्जा है कि मतलब अच्छा आपने पढ़ाया सर, चाहे ये सर आप ये चीज़ें हैं, तो मुझे भी लगता है कि आप बता रहे हैं, आंसर उसका दे रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप सक्रिय हैं, उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए पहले से पढ़ के आए हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है और इसके लिए आप सक्रिय हैं, बहुत अच्छा। आप कोई भी छोटे बालक को किसी कार्यों के लिए सक्रिय करिए, अगर सक्रिय होकर वो सीख रहा है तो उसको अधिकार मात्रा में लाभ मिलेगा। ठीक, अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। अंतर्दर्शी बनाम विश्लेषण। विश्लेषणात्मक कर लीजिए, अंतर्दर्शी चिंतन, और विश्लेषणात्मक चिंतन कर लीजिए। ये क्या होता है भाई? देखिए, वर्सेज मतलब बनाम, कहते हैं ना कि दो लोगों में अगर युद्ध हो रहा है तो वो इसके बनाम फलाने, फलाने बनाम फलाने, ठीक, तो वही बनाम है। वीएस का मतलब वर्सेज, बनाम। तो ये कहते हैं अंतर्दर्शी बनाम विश्लेषणात्मक। इनमें क्या क्या होता है? ये कहता है कि अंतर्दर्शी के अंतर्गत कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को तात्कालिक ज्ञान के माध्यम से सीखते हैं, आंतरिक संप्रत्यय के माध्यम से सीखते हैं। यानी यहाँ लिख सकते हैं तात्कालिक ज्ञान व आंतरिक संप्रत्यय, यानी तात्कालिक ज्ञान, जो हमारे सामने तत्काल समस्याएं आ रही है, हम उसको अंतर्दर्शी मतलब हम पहले से कुछ जानते रहते हैं और मन में विचार करते हैं, इसको कैसे हल किया जाए। अरे अभी देखिए, मेरे सामने भी एक तो समस्या आ गई थी, मैं भी उसको समस्याओं को बिना कारण के, बिना थे के दोष आ गया था, शक में पता नहीं क्या से क्या कर देते। तो वो विचार कर रहा था कहाँ से वो कैसे ये फलाने ढिकाने तमाम चीज़ें दिमाग में आ रही थी, कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ। तो उस समस्याओं को तात्कालिक परिस्थितियों में हल करना पड़ता है। अगर तात्कालिक परिस्थितियों में हल हुआ और वो आंतरिक चिंतन के माध्यम से, यानी अंतर्दर्शी चिंतन के माध्यम से हल होता है, तो वो समस्याएं क्या होती हैं, जड़ से खत्म हो जाती हैं। वो समस्याएं क्या होती हैं, जड़ से खत्म होती हैं। तो ये कहते हैं कि जो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, प्रतिदिन समस्याएं आ रही हैं, तो उसको बहुत सारी समस्याओं को हम हल कर चुके हैं, बहुत पहले उस समस्याओं को हल कर चुके हैं और इस चीज़ को ऐसे लेके बैठे हैं। जब वो समस्याएं फिर उस तरह की आती हैं, हम तात्कालिक रूप से उस समस्या को हल कर लेते हैं। किस माध्यम से भाई? आंतरिक संप्रत्यय के माध्यम से, अंतर्दर्शी चिंतन के माध्यम से। अब यही कहता है कि विश्लेषणात्मक चिंतन क्या होता है भाई? ये कहता है जो हमारे पास समस्या होती है, उस समस्या का हम विश्लेषण करते हैं, यानी समस्या का विश्लेषण, उस समस्या का हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। किस रूप में विश्लेषण करते हैं? ये समस्या कहाँ से आई, किस तरह से आई, इसकी क्या सक्रियता है, क्या डिसएडवांटेज है, किस तरह से इस समस्या को हल कर सकते हैं। आप उदाहरण के रूप ले लीजिए कोरोना महामारी जो आई थी, महामारी ही ने घोषित हुई है। हाँ, तो कोरोना जो महामारी आई, तो ये सबसे पहले आई तो समझ में ही नहीं आया कि क्या किया जाए। तो ये दोनों चीज़ों का प्रयोग हो रहा था कि ये बीमारी है क्या, किस तरह से कार्य कर रही थी। तो हमको उस बीमारी को तात्कालिक, यानी कह रहे थे बहुत सारे कि काढ़ा बना के पीजिए तो इस बीमारी से इलाज हो जाएगा। कुछ लोग अन्य चीज़ें, मतलब जितनी उनको तात्कालिक रूप से समस्याएं समझ में आ रही थी, वो तात्कालिक रूप से कोरोना का इलाज कर रहे थे। अब वो कोरोना के बारे में जब पता चला कि ये इस तरह से इसके सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण हैं, इनसे इस तरह से बचाव है, तो वो चीज़ें हुई और उसके अस्थायी रूप से बचाव के लिए उन्होंने टीका बनाया। तो टीका बनाने के लिए उसने कोरोना महामारी को एक एक करके, यानी विश्लेषण करके
उसका विश्लेषण करके जाना कि ये बीमारी जो है इसको एक्टिव रूप में चल रही है तो इसको डीएक्टिव कैसे किया जाता है, यानी इसका एंटीडोज कैसे बनाया जाए, तो वो विश्लेषण के माध्यम से ही हुआ। यानी कोरोना हमारे पास समस्या आई और उस कोरोना को हम जाने, उसका एक एक करके हमने विश्लेषण किया और आज हम जो है कोवैक्सीन टीका बना लिए, कोविशील्ड टीका बना लिए। किस माध्यम से? क्योंकि हमने उस बीमारी का एक एक करके विश्लेषण किया है। उसी तरह ठीक जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि बहुत आप भी बच्चे रहे होंगे, आपके समय में भी समस्याएं आई होंगी, आप उस तरह की समस्याओं को हल कर दिए होंगे, चाहे देखे होंगे नहीं हल कर पाए होंगे तो आपके अंदर वो चीज़ें बैठ गई हैं, चाहे आपसे किसी ने आपसे बताया कि ऐसे ऐसी समस्याएं आती हैं, इसको इस रूप में हल कर दी जाती है, तो भी आपने उस चीज़ों को अंतदर्शी रूप से सीख लिया। और आपके सामने कोई नई समस्या आती है, बिल्कुल आप उससे अनभिज्ञ रहते हैं, बिल्कुल उस समस्या के बारे में कभी नहीं जानते हैं, तो आप उस समस्या को हल करने के लिए उसका क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं कि क्यों आई, कैसे आई, इसको अस्थायी रूप से कैसे खत्म किया जा सकता है। तो ये विश्लेषणात्मक जो चिंतन पद्धति है, इसके माध्यम से हम अस्थायी रूप से उसका एक एक करके टॉपिक वाइज विश्लेषण करके उस समस्या को हल कर देते हैं। तो ये 6 जो ब्रूनर के सिद्धांत हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके सीटेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपके सुपरटेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, अन्य राज्यों के जो स्टेट होते हैं, टेट पेपर होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो साइकोलॉजी की विशेष कक्षाएं होंगी, जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहता हो, जो नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास एकदम वरदान है। ध्यान रहे, वो ध्यान से वो क्लास को, इस क्लास से जरूर जुड़ जाएंगे जितने लोगों का मैंने अभी नाम लिया। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को ब्रूनर के सिद्धांत को समझ में आई होगी। तो एक यस के माध्यम से कमेंट कर दीजिए। सारे लोग, जितने लोग हैं, सारे लोग, कुछ लोग 2 ही लोग करते हैं, 3 ही लोग करते हैं, जितने लोग क्लास में जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं, अगर क्लास में समझ में आए तो एक बार यस में कमेंट कर दीजिए। और एक बार और, जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।